फास्ट 27 आउट थे। फास्ट बॉलर जो होता है ना उसके उसमें पोटेंशियल पता लग जाता है कितनी झलक है उसमें, की वजह से इनकी टीम आज बॉटम पे लगी। तकरीबन दोनों टीमों के लिए अनसर्टिनिटी है, कोई एक टीम बाहर हो जाएगी इनमें से। इकबाल इमाम और शौकत मिर्जा, इन्होंने इसको जो निकाला था, सिलेक्ट किया था अपने रीजन के लिए, अंडर 19 के लिए। जो सीख कर आया उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना वो बहुत हाई था। उसने आके यहाँ पीएसएल में प्रूव कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहजेब अली आपके साथ। और जिस तरीके से हम पीएसएल में आते हैं, आपसे बात करते हैं, डिफरेंट स्टार्स, डिफरेंट एक्सपर्ट, डिफरेंट एनालिस्ट को आपके साथ लाते हैं और अब बात करते हैं उनसे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से। सो आज भी एक ऐसे ही दोस्त हमारे साथ मौजूद है जो कि काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, क्रिकेट पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और क्रिकेट के साथ इनकी एक हिस्ट्री वाबस्ता है। अभी अगर मैं रिसेंटली की बात करूं तो पाकिस्तान की वेटरन क्रिकेट में एक जाना माना नाम है, सैफ खान हमारे साथ मौजूद है, जो कि पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के लिए एज एन ऑफ स्पिन ऑलराउंडर माजी में खेलते रहे। इसके साथ साथ कराची से डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है इन्होंने, काफी ज्यादा तजुर्बा रखते हैं क्रिकेट का, क्योंकि इस वक्त करंटली भी ये क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के इस एडिशन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सैफ खान। वालेकुम सलाम शाहजेब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सैफ, पाकिस्तान सुपर लीग का मेला इस वक्त जारी है अबू धाबी में। पहले कराची में मैचेस हो रहे थे, आप भी हमें मैदान में नजर आते थे, काफी ज्यादा एक्टिव थे आप तो, मतलब मैच देखते थे, बड़ा क्लोजली मैच देखते थे। लेकिन ये फिर लीग अबू धाबी चली गई, कैसा देखा आपने इसको? सबसे पहले तो खुशाइन बात है कि अबू धाबी में पीएसएल जो डिसकंटिन्यू हो गया था वो कंटिन्यू हुआ, क्योंकि एक कोविड ऐसी दुनिया भर में बीमारी आई हुई है जिसकी वजह से कोई मुल्क बचा नहीं है। तो हमारे यहाँ भी अनफॉर्चुनेट एक प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से पीएसएल पाकिस्तान से पोस्टपोन्ड हुआ पाकिस्तान में। उसके बाद इसको कंटिन्यू किया और बोर्ड का बड़ा अच्छा एग्जाम था कि बोर्ड ने इसको अबू धाबी में कराया, और इसको कंप्लीट कराना बड़ा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आने वाले वर्ल्ड कप भी था। तो इसको उसके वाले से भी एक प्रैक्टिस चाहिए थी यंग लड़कों को, और नए प्लेयर्स भी चाहिए थे। देखना था कौन से प्लेयर्स हमारे पास हैं। तो अगर अच्छा खुशाइन बात है, पीएसएल जबरदस्त इवेंट है, हमारा बहुत जबरदस्त ब्रांड है और हमें तो इससे बड़ा पसंद है और दुनिया भर में इसकी बड़ी पजीराई है। तो बहुत अच्छी बात है कि पीएसएल जा रहा है, जबरदस्त टूर्नामेंट चल रहा है। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्राउड नहीं है, लेकिन ये कि इंशाल्लाह आगे आगे जाएंगे तो क्राउड भी आएगा नेक्स्ट इंशाल्लाह, जैसे हालात बेहतर होते हैं तो। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सैफ, ये टूर्नामेंट जब पाकिस्तान में हो रहा था तो टॉप 2 पर कराची और लाहौर की टीम्स थी और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ये टूर्नामेंट अबू धाबी शिफ्ट हुआ, आप देखें लाहौर कलंदर्स की टीम जिसमें इतने बड़े नाम मौजूद हैं, कप्तान उनका इतना बड़ा नहीं है लेकिन नाम टीम में बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के इंटरनेशनल फास्ट बॉलर शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ उस टीम का अटैक लीड कर रहे हैं, फिर राशिद खान, मोहम्मद हफीज, इसके साथ साथ अगर हम देखें फखर जमान इस टीम में मौजूद है, फिर कुछ बाहर के नाम है। ये टीम स्ट्रगल कर रही है, आज कराची पे डिपेंड कर रही है। कराची ने भी अपनी पोजीशन को खराब बनाया, बाबर के अलावा कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। लाहौर और कराची की टीमों के हवाले से क्या कहें? देखिए परफॉर्मेंस, तो पीएसएल का पहला राउंड कराची से में और लाहौर में हुआ, उस वक्त तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी इन दोनों टीमों की, कराची की, लाहौर की। उसके बाद जब सेकंड फेज में टूर्नामेंट अबू धाबी गया तो उसके बाद इनकी परफॉर्मेंस बहुत खराब हुई और उसकी वजह से इनकी टीम आज बॉटम पे लगी। तकरीबन दोनों टीमों के लिए अनसर्टिनिटी है, कोई एक टीम बाहर हो जाएगी इनमें से। इनके इनके जो सीनियर्स प्लेयर थे, हफीज है, सोहेल अख्तर कप्तान, कप्तान बड़ा नाम तो नहीं है लेकिन वो उधर अपने रिलाई करते हैं, उनकी मैनेजमेंट रिलाई करती है अपने यंग प्लेयर पे, कप्तान पे। वो यंगस्टर को खिलाते हैं। ये भी खुशाइन बात है कि जी लाहौर कलंदर कम से कम प्लेयर प्रोड्यूस करती है। उन्होंने एक नया कप्तान बनाया, स्टार्स की मौजूदगी में उन्होंने नया कप्तान बनाया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन उनके जो सीनियर प्लेयर हफीज है, सोहेल अख्तर है, इनका परफॉर्म ना करना एक बड़ा फखर जमान, प्रॉब्लम। शाहीन। शाहीन शाह अफरीदी भी फॉर्म में नहीं है, बड़े रन पड़ रहे हैं उनको भी। और राशिद खान ने शुरू में तो बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, वही एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अदरवाइज दूसरे उनको नहीं कर रहे। जहाँ तक कराची की बात है, कराची से बाबर फॉर्म में नहीं है, माद वसीम भी फॉर्म में नहीं है, शुरू में परफॉर्म किया। और जैसे कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो परफॉर्मेंस है, आखिरी मैच जो आने वाला है इनका, बड़ा डू एंड डाई सिचुएशन है कराची और कोयटा के लिए। कोयटा तो आउटराइट बाहर हो चुकी है, लेकिन कराची किंग्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। इनके सीनियर्स प्लेयर को चाहिए फ्रंट पे आके, जैसे रिजवान खेल रहा है बड़ी जबरदस्त फॉर्म में, तो वो इस तरह फ्रंट पे आके खेलें और एक टीम को अपने क्वालिफाई राउंड में लेके जाएं, नेक्स्ट राउंड में। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, बाबर तो रन कर रहे हैं लेकिन शर्जील की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही। मार्टन शर्जील परफॉर्मेंस नहीं है जी, बिल्कुल शर्जील की नहीं है, गुप्टिल की परफॉर्मेंस नहीं है। जैसा गुप्टिल बहुत जबरदस्त प्लेयर है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, बड़े आउटस्टैंडिंग बैटिंग मोहम्मद करता है, लेकिन आमिर। वो भी मोहम्मद आमिर की परफॉर्मेंस भी,
अब मोहम्मद आमिर पे भी सवाल उठेंगे जी, वर्ल्ड कप की टीम में सिलेक्शन पे उन पे भी जो बातें चल रही थी कि जी सिलेक्शन उनका हो जाएगा नहीं होगा, या उनका होना चाहिए, तो जाहिर है परफॉर्मेंस तो सिलेक्टर्स देखेंगे ना कि उनकी पीएसएल में परफॉर्मेंस कैसी है। जाहिर है उनके लिए भी परफॉर्म करना बहुत जरूरी है आगे वर्ल्ड कप के लिए। अच्छा सैफ, इस टूर्नामेंट की अगर हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में एक स्टार हमें नजर आए, यंग स्टार नजर आए। लाड़काना के शाहनवाज धानी ने इस टूर्नामेंट में मुल्तान सुल्तान्स के लिए डेब्यू किया और इस वक्त टूर्नामेंट के लीडिंग विकेट टेकर हैं। 8 मैचेस में 18 विकेटें लेकर 14 की एवरेज से वो बॉलिंग कर रहे हैं। जिस तरीके की वो परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं, शाहनवाज धानी के हवाले से आप क्या बताएंगे? आपने खुद इतनी क्रिकेट खेली है, खुद इतनी क्रिकेट देखी है, क्रिकेट को समझते हैं, धानी के हवाले से आप क्या बताएंगे? मुझे पर्सनली बताऊं, मुझे जितनी खुशी मुझे धानी को देखकर हो रही है, शायद शाहजेब आपको भी इसलिए हो रही है कि आपका ताल्लुक भी लड़काना से है। बिल्कुल। और मेरा भी थोड़ा सा ताल्लुक लड़काना से रहा है, तो मुझे तो बहुत खुशी, और मैंने इसको यंगर एज में देखा है। जब कराची किंग्स के लिए अब राशिद लतीफ, वो जो है कराची के स्टार्स एक टूर्नामेंट था, उसके लिए प्लेयर्स पूरे सिंध से ट्रायल्स पे जा रहे थे, तो वहां इन्होंने देखा। उससे पहले इकबाल इमाम और शौकत मिर्जा, इन्होंने इसको जो है निकाला था, सिलेक्ट किया था अपने रीजन के लिए, अंडर 19 के लिए। तो जब राशिद भाई लोगों ने देखा इसको, और अब्दुल रऊफ भी उनके साथ था, तो वहां से इसको ना हाइप मिली। फिर ये कराची आया, कराची के शहजादे टूर्नामेंट नया नाजाबाद में हुआ, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट था, वहां से जो इसको ना हाइप मिली है। उसके बाद उसको कराची किंग ने रखा था लेकिन नहीं खिलाया। और जब इसको अब फर्स्ट क्लास खेला कराची से सिंध के लिए, लास्ट ईयर सीजन में खेला, और उसके बाद जो डोमेस्टिक खेलता रहा है, तो बहुत अच्छा इजाफा है, और मैं इसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट देखता हूँ, और इसमें एग्रेशन है और इसमें नजर आता है। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि इंटीरियर सिंध के प्लेयर्स का पाकिस्तान टीम में आना, ये बहुत खुशाइन बात है। हम खुद कहते हैं कि हैदराबाद से आगे प्लेयर्स नहीं आते थे, जबकि बहुत अच्छी क्रिकेटर्स हैं, बहुत फैसिलिटीज के प्रॉब्लम है इंटीरियर सिंध में। मैंने भी शिकारपुर में कराची का मैच खेला है, मैंने भी सखर में मैच खेला है कराची के लिए, ग्रेड 2 का, और मैंने लड़काना में नवाबशाह मैचेस खेले हमने। लेकिन उस टाइम फैसिलिटीज थी, अब पता नहीं वहाँ क्यों बिल्कुल। नहीं कराते, कराना चाहिए टूर्नामेंट। और डोमेस्टिक देखें, डोमेस्टिक जब तक नहीं होगी ना इंटीरियर सिंध के अंदर, जैसे हम पंजाब के हर शहर में मैचेस होते हैं डोमेस्टिक के, छोटे शहरों में, इसीलिए वहाँ के प्लेयर्स आते हैं। तो सिंध के अंदर छोटे शहरों में ग्राउंड्स बनने चाहिए, ग्राउंड्स बने भी थे। लाड़काना में भी ग्राउंड्स बना था, घड़ी खुदा बख्श में, और वहां भी ग्राउंड बना था, शिकारपुर में भी, और सखर में भी अच्छा ग्राउंड है। यहाँ पर मैचेस होने चाहिए, और कम से कम डिस्ट्रिक्ट के मैचेस जो हैं, और जो वो होने चाहिए, उससे प्लेयर्स आए और उन प्लेयर्स को मौके मिले, ताकि वो पाकिस्तान का, सिंध का और नाम रोशन करें। और एक बहुत खुशाइन बात है, मुझे शाहनवाज धानी का एग्रेशन देखता हूँ ना, जब वो आउट करके कुछ जो सेलिब्रेशन करता है, मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बेस्ट विशेस उसके साथ है। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और लड़के सिंध से आए, जैसे हमारा दादू से एक लेग स्पिनर आया हुआ था अभी, शायद महमूद जाहिद, टेस्ट वो भी स्क्वाड में। बड़ा अच्छा प्लेयर टेस्ट स्क्वाड में था। अनफॉर्चुनेट कोयटा के लिए खेला, परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन वो बहुत अच्छा प्लेयर है, अभी वेस्ट बहुत इंडीज जा परफॉर्म रहे हैं। करता आ रहा है। नवाबशाह से एक लड़का था, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, काशिफ भट्टी। स्टेट बैंक से, काशिफ भट्टी। काशिफ भट्टी। काशिफ भट्टी ये भी, लेकिन देखें ये लड़के आए लेकिन इनको मौके नहीं मिले। लेकिन शाहनवाज धानी ने आके प्रूव किया कि जी उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकता है। और मुझे तो बहुत खुशी है शाहजेब, और मेरी विशेष उसके साथ है। अच्छा, खुशी आपको भी है और मुझे भी एक बात की खुशी है कि आपके बड़े गहरे दोस्त हैं पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। उन्होंने शाहनवाज धानी को अर्ली पिक किया। बहुत ज्यादा तनकीद हुई, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ हमने भी बात की कि यार क्या इतनी जल्दी किसी बॉलर को पिक करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए सिलेक्ट होने के बाद उन्होंने अपनी सिलेक्शन को सही साबित किया। सैफ, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि आई सिलेक्टर की, सिलेक्टर ने उसे पहले पिक किया, परफॉर्म उससे बाद में किया। देखें पाकिस्तान नहीं, परफॉर्मेंस उसकी डोमेस्टिक जो खेल रहा था सिंध रीजन के लिए, उसमें उसके ज्यादा आउट नहीं थे, 24-25 आउट थे आई थिंक। बिल्कुल। लेकिन उसके 27 आउट। देखो फास्ट 27 आउट थे। फास्ट बॉलर जो होता है ना, उसके उसमें पोटेंशियल पता लग जाता है, कितनी झलक है उसमें। देखिए शेब अख्तर हो गए, मोहम्मद जाहिद हो गए, हमारे कितने ग्रेट फास्ट बॉलर थे। ये थोड़ा लेट खेले, ये 8-8 7-7 साल लेट पाकिस्तान टीम में आए, इसलिए इनको टाइम कम मिला। अब जो सिलेक्टर की आई होती है, वो देख लेती है कि इसमें कितना पोटेंशियल है, कितने लंबे अरसे के लिए खेल सकता है। तो मोहम्मद वसीम खुद एक अच्छा बैट्समैन था, अच्छा कप्तान था, अंडर 19 में लीड किया पाकिस्तान को, फर्स्ट क्लास में लीड किया, पाकिस्तान ए के लिए लीड किया। उसके बाद अब वो चीफ सेलेक्टर भी, और टीवी के इतने शोज कर रहा था, फिर वो रीजन पीटीवी के लिए कोचिंग करी, फिर पंजाब के लिए कोचिंग करी। जाहिर है उसका भी एक वसी एक्सपीरियंस है, उसने स्वीडन में कोचिंग करी, उसने हॉलैंड में खेला है, उसका इंटरनेशनल इंग्लैंड में काफी क्रिकेट खेला, तो उसको बड़ा एक्सपीरियंस। मैं समझता हूँ कि ये भी अच्छी बात है बोर्ड की, यंगस्टर सेलेक्टर लगाया। पहले हमारे यहाँ होता था कि बाबे सेलेक्टर होते थे, सॉरी टू से बाबे कहता हूँ, मेरे दौर पे भी थे, आज भी वही रहे।
तो ये यंग सिलेक्टर आना और नई सिलेक्शन कमेटी का आना, जिसमें रज़ाक हो गए, बासित भाई हैं, बासित भाई पहले भी थे और जैसे तो फैसल हैं, तो वो इकबाल हो बहुत गए। अच्छी बात है। फैसल इकबाल भी अच्छा काम कर रहा है, नॉट डूइंग वेरी गुड जॉब। तो ये सब इनका आना और वसीम की जो ये एक सोच थी ना कि यंगस्टर जो हमारे बड़ा कल्चर था कि यंगस्टर पाकिस्तान टीम में नहीं आए थे, हुँ, वही घूम फिर के 20-25 लड़के जो आ जाते हैं पाकिस्तान टीम में, वो बाहर होता है फिर वही आए थे। ये बड़ा अच्छा है कि यंगस्टर्स को मौका दिया वसीम ने, इसने एक कॉन्फिडेंस दिया यंगस्टर्स को और मैं समझता हूँ कि इसकी कॉन्फिडेंस देने की वजह से, लाने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस से बहुत फर्क पड़ा है। बिकॉज़ वो पाकिस्तान टीम के साथ रहा, हुआ वकार जैसे कोचेस हैं और पूरा कोचिंग स्टाफ है, जहाँ उसको अगर बेंच पे भी होता है ना, तो उसको प्रैक्टिस सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक। तो वो जो सीख कर आया, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल था ना, वो बहुत हाई था। हुँ, उसने आके यहाँ पीएसएल में प्रूव कर दिया। अब थोड़ा सेल्फ प्लेयर के अंदर भी होता है, वो कितना सीखना चाहता है, कितना देना चाहता है सिलेक्टर से या कुछ भी, जो बता रहा है उसको। बहरहाल उसमें ठीक। जो इसमें जो मैंने देखा है सीखने का बड़ा इसमें गट्स है, ये सीखना चाहता है और बहुत अच्छा लड़का है और जिसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ है इसको। अच्छा सर अब थोड़ी-सी बात करते हैं कुछ ऐसे प्लेयर्स के हवाले से जिन्हें टैग कर दिया जाता है कि भाई ये एक फॉर्मेट के प्लेयर हैं। ख़ास तौर पर मैं शान मसूद की बात करूँगा जिस तरीके से कहा जाता था ये टेस्ट प्लेयर है। फिर वनडे में उन्होंने अपने आप को साबित किया जिस तरीके से डोमेस्टिक में उन्होंने रन्स के अंबार लगाए। रिसेंटली टी20 में उन्होंने मुल्तान के लिए बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी और शायद इस सीज़न में नहीं बल्कि लास्ट सीज़न की अगर हम बात करें तो मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे वो। टीम को वो एंड तक लेके गए थे। वो अलग बात है कि एक मैच में उनका मैच टाई हो गया था, फिर उनकी टीम बाहर हो गई थी, लेकिन बड़ी अच्छी कप्तानी, बड़ी अच्छी यूज़फुल इनिंग्स वो खेल रहे थे मुल्तान सुल्तान के लिए और अब भी वही कर रहे हैं। उसके साथ-साथ एक ऐसा प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए 2016 तक खेलता रहा, 2013 से, लेकिन 2016 के बाद उसे कोई मौका नहीं मिला, लेकिन इस वक़्त बड़ी ज़बरदस्त हिटिंग फ़ॉर्म में नज़र आ रहा है। सोहेब मकसूद, इन दोनों प्लेयर्स को आपने कैसा देखा इस सीज़न में? देखें, जहाँ तक आपने सवाल किया कि शान मसूद के बारे में, शान मसूद के बारे में यही था, तो यही इस पे था कि वो टेस्ट का प्लेयर है और वनडे और टी20 में वो परफॉर्म नहीं करता, वो स्लो खेलता है। यही एलिगेशन उसपे शुरू से चलता है, जब से वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में पहले बिग बैंक से आया, अंडर-19 खेला पाकिस्तान के लिए, फिर बिग बैंक के लिए खेलने आया। तो उसमें यही था वो स्लो बैटिंग करता है, लेकिन उसने जब यूबीएल में आया, वो यूबीएल में जब नदीम खान साहब की जो कोचिंग में आया और उमर रशीद ने हुँ, उसके साथ काम किया, मैंने फिजिकली उसको मेहनत करते हुए देखा है यूबीएल पे। वो इतनी मेहनत करी है, 4-4 5-5 घंटे नेट किए उसने और हर एंगल से उसने अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की हुँ, है कि जी वो वनडे और टी20 भी खेल सकता है। उसके बाद आपने देखा डोमेस्टिक टी वनडे टूर्नामेंट हुआ, उसमें कंटिन्यू उसने परफॉर्मेंस करी है और परफॉर्म करके बाद वनडे की टीम में भी आया। तो ज़ाहिर है इंसान जो बैट्समैन होता है उसको सीखने का अमल चलता रहता है और वो उसने प्रूव किया, मेहनत करी है, वो उसमें इतनी परफॉर्मेंस करना सीख गया है कि वनडे और टी20 में भी परफॉर्म कर रहा है। उसको देखिए बैट्समैन को खुद एडजस्ट करना होता है कि किस सिचुएशन में वनडे में या टेस्ट में या टी20 में कैसे खेलना है। सही कह रहे हैं, टी20 के प्लेयर्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, मार-धाड़ वाले। टेस्ट वालों को एडजस्ट करना होता है वनडे में और टी20 में और ये अच्छी बात है, शान ने बड़ा इम्प्रूव किया है, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है वो। मुझे पर्सनली वो बैटिंग करता है, अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ा-सा जो है ना उसको अब थोड़ा उसपे कॉन्फिडेंस भी आता जा रहा है, ज़ाहिर है लंबी क्रिकेट खेल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वो भी उसके लिए भी एक मौका है कि वो आगे जाके टीम में जगह बनाए। और दूसरा शोएब मकसूद देखें तो 4 3-4 वो साल वो भी टीम में यूपीएल ना से उठ रहा है। शान के साथ उन्होंने यूपीएल जॉइन हाँ, की थी उन्होंने। जी, बिल्कुल यूबीएल वो आए थे नदीम भाई की उसमें कोचिंग में जब यूबीएल जॉइन किया, उसके पहले वो खेलते रहे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से आपदा मुल्तान से। रीजन के लिए, वापडा से मुल्तान रीजन के लिए। तो वो प्लेयर अच्छा है, वो उसमें बहुत पोटेंशियल है और लंबी-लंबी हिटें मारता है। देखिए, ये होता है कि प्लेयर्स को पूरे मौके मिलने चाहिए और जब तक पूरा मौका नहीं मिला, वो जस्टिफाई नहीं कर सकते कि परफॉर्मेंस की। उसके उस वक़्त परफॉर्मेंस शुरू में आया कि फिर अनफॉर्चुनेट परफॉर्म नहीं हुआ उससे, जिसकी वजह से उसको ड्रॉप करना पड़ा। और जब ड्रॉप किया उसके बाद उसको काफ़ी लंबा गैप है, फिर वो पीएसएल खेला, डोमेस्टिक खेलता रहा। अब उसमें मैंने देखा है कि उसने भी वाक़ई अपने ऊपर वर्कआउट करने के बाद वापस आया, तो इस पीएसएल में डिफरेंट नज़र आ रहा है। और एक ये कहा जा रहा है कि शायद आने वाले दौर में वर्ल्ड कप की टीम का वो हिस्सा हो। मैं समझता हूँ कि वो जिस तरह की बैटिंग फ़ॉर्म के अंदर है, उसको मौका देना चाहिए और बहुत ज़बरदस्त फ़ॉर्म में हिटें बहुत अच्छी मारता है। हुँ, प्रॉब्लम ये आ रही है, देखें हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मिडल ऑर्डर में लंबी हिटें मारने वाले प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि इसको एडजस्ट करना चाहिए शोएब मकसूद को। और आज़म खान की बात करूँ, आज़म खान बिल्कुल। पे बड़ी बात होती है कि जी आज़म खान को अर्ली पिक कर लिया गया है। हुँ, आज़म खान देखें, आप सही कह रहे हैं कि प्लेयर बहुत अच्छा है, हिटें बहुत अच्छी मारता है। थोड़ा बहुत देखें, वही सिलेक्टर की आई होती है कि सिलेक्टर ने उसको मौका दिया, परफॉर्मेंस की, उसने सपने इसके बारे में बोला जब ही वो टीम में आया है ना।
अनफॉर्चुनेट उससे परफॉर्मेंस पीएसएल में उस तरह का नहीं हुआ जैसे हम उससे समझ रहे थे कि जैसा परफॉर्म करेगा वैसा इतना परफॉर्म नहीं कर सका वो, लेकिन वो टीम का हिस्सा है। ये ठीक है, वो वसीम ने पहले टीम सेलेक्ट कर ली, पीएसएल शुरू सेकंड फेज में पीएसएल गया तो उससे पहले टीम सेलेक्ट कर ली। तो ज़ाहिर है बहुत से लड़कों को ये भी हुआ तब तो टीम सेलेक्ट हो गई है, पता नहीं क्या फ्यूचर है, लेकिन टीम वो सेलेक्ट कर ली, उसमें आज़म खान टीम में थे। हुँ, और लेकिन परफॉर्म नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि उसको मौका देना चाहिए और वो एक यंग इज़ाफ़ा और जितनी लंबी हिटें आज़म खान मारता है, इस वक़्त पाकिस्तान में इससे बड़ी हिटें कोई नहीं मारता। और उसका स्ट्राइक रेट पे चौथे नंबर पर है दुनिया में इस वक़्त वो। इस वजह से भी उसको प्रेफ़र किया गया है जी, दीगर प्लेयर्स पे कि उसको वो और उसमें देखिए कॉन्फिडेंस आएगा तो वो लंबा परफ़ॉर्म करेगा। ठीक है, आगे जाके अच्छा टीम के साथ रहेगा, बिल्कुल। सीखेगा और परफ़ॉर्म करेगा। ये कहना कि मोइन खान का बेटा है तो जी टीम में आ गया और नदीम खान का है तो आ गया, ये गलत बात है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाता है तो कोई इतराज़ नहीं करता। और अगर इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बन जाता है तो कोई इतराज़ नहीं करता। अगर क्रिकेटर का बेटा क्रिकेटर बनता है तो इतराज़ करते हैं। हुँ, हॉकी प्लेयर का बेटा हॉकी खेलता है तो बुरा लोग बुरा मानते हैं जी वो तो हॉकी प्लेयर के लिए प्लेयर्स का बेटा आ गया। तो उसके बारे में नहीं करते। देखिए ब्लड में होता है, इंसान के ब्लड से ब्लड में ट्रांसफर होता है, उसमें पोटेंशियल था, प्लेयर था, उसने मेहनत करी, कभी कभी उसके लिए किसी ने नहीं बोला। अब अच्छा है तो लोग बोल रहे हैं और अच्छा करेगा तो लोग बोलेंगे उसके लिए। तो आज़म के लिए भी अच्छी वेरी विशेज़ है कि वो परफ़ॉर्म करे, ज़ाहिर है उसमें पोटेंशियल है, लंबी हिटें मारता है। उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए और मैं समझता हूँ सरफराज को उसको ना वन डाउन पे खिलाना चाहिए। हुँ। वो देखिए उसका नंबर भी नीचे है। जब वो बारी उसकी आती है तो थोड़ा-सा उसको प्रॉब्लम हो रही होती है और पाकिस्तान टीम 4-5 को विकेटें गिरी हुई भी होती हैं। सॉरी पाकिस्तान को कोयटा को स्ट्रगल कर रहा होता है कोयटा। तो ज़ाहिर है उस टाइम पे थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो या उसको आखिरी मैच है ऊपर खिला दे। मैं समझता हूँ उसे ऊपर ऊपर खिलाना चाहिए आज़म को भी और वो अच्छा, अच्छा परफ़ॉर्म करेगा। बिल्कुल, लेकिन शो में आपने जान डाल दी, हमें हमारी टाइटल लाइन भी मिल गई शो के लिए कि जब डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है तो कोई ऐतराज़ नहीं करता, लेकिन क्रिकेटर का बेटा जब क्रिकेटर बनने की कोशिश करता है तो सबको मसला होना शुरू हो जाता है। खैर, वैसे बातें आपसे बहुत सारी करनी थी, उस्मान ख्वाजा की बात भी करनी थी, रिज़वान की बात भी करनी थी, लेकिन वक़्त की कमी के बायस मैं आपसे सिर्फ़ क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम के हवाले से जानना चाहूँगा कि लास्ट 2 सीज़न से ये टीम हमें काफ़ी नीचे नज़र आती जा रही है। ख़ास तौर पर अगर हम इस सीज़न की बात करें, उससे पहले की अगर हम बात करें अंटिल लास्ट सीज़न ये टीम इस टूर्नामेंट की मोस्ट सक्सेसफुल टीम थी। मोइन खान का जो एक कॉम्बिनेशन था सरफराज अहमद के साथ, उनकी मैनेजमेंट में जो लोग थे, लग ये रहा था कि ये मोस्ट जेल टीम है पाकिस्तान सुपर लीग की जिनका कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सेटल्ड नज़र आता था। बट अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में ये टीम इतना परफॉर्म नहीं कर सकी। आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया है इस टीम को, आप इनके थिंक टैंक के साथ बहुत ज्यादा टाइम गुजार चुके हैं। क्या बताएंगे इस टीम के हवाले से? देखिए कोयटा का ताल्लुक है कोयटा एक सबसे छोटी टीम शुमार की जाती है इस पूरी पीएसएल की 6 टीमों में। और कोयटा के बारे में ये है कि जी को इसको शुरू में जब कोयटा की टीम बनी थी तो इसको रेट नहीं करते थे क्योंकि ज़ाहिर है कोयटा की टीम में कराची के लड़के ज़्यादा थे उस वक़्त और कराची किंग्स में लड़के नहीं थे। वही हम्म, बात है कि कराची किंग्स में कराची के लड़के नहीं हैं और लाहौर की टीम में लाहौर के लड़के नहीं हैं और कोयटा की टीम में कराची के लड़के खेल रहे हैं। तो हम्म, इसलिए कराची वाले मेजॉरिटी में जो है वो सरफराज की वजह से, मोइन खान हम्म, की वजह से, नदीम उमर की वजह से, आज़म खान की वजह से और अनवर अली, असद शफीक, रमीज़ राजा जूनियर ये सारे खेल रहे थे तो सारे इसकी वजह से वो कोयटा को बहुत सपोर्ट करते थे। और शुरू के 4 सीज़न जो कोयटा खेला आउटस्टैंडिंग खेला है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है कोयटा ने शुरू के 4 सीज़न में। तो अनफॉर्चुनेट जो 2 सीज़न पिछला वाला गुज़रा, उसमें भी उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी और वो बॉटम पे थे। इस बार भी बॉटम पे हैं। तो ये इनको सोचना पड़ेगा। थोड़ी-सी मैं इसमें ऐड करूँ कि इनकी परफॉर्मेंस का थोड़ा-सा प्रॉब्लम आई है। इनके देखें क्रिस इस सीज़न की बात करता हूँ तो क्रिस गेल इनका चला गया, आंद्रे रसल अनफिट हो गया, फैफ डु प्लेसी अनफिट हो गया। बेन कटिंग नहीं आया। देखें गिल इतने स्टेन नहीं बड़े-बड़े आए। स्टार डेल स्टेन जो है वो नहीं आए। इतने बड़े-बड़े स्टार्स जब किसी टीम के अंदर नहीं होंगे तो उनकी परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। अब आप खुर्रम शहजाद से कंपेयर करेंगे क्या डेल स्टेन को? तो पॉसिबल नहीं है। या साइम अय्यूब से क्रिस गेल को तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा डिफरेंस है, और बहुत सर बड़ा डिफरेंस एक एक है। पॉइंट मैं और ऐड करूंगा कि इनके कप्तान के साथ जो अनसर्टेन सिचुएशन रही कि टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाला है, एक दिन पहले तक कप्तान क्वारंटीन में क्योंकि उनको वीजा नहीं मिल रहा था। देखिए ना ये भी बहुत बड़ा इश्यू था कि टीम जेल नहीं हो सकी इस दफ़ा क्योंकि टीम का कप्तान कराची में था और टीम वहाँ पर थी। हम्म, जो सरफराज को आप भी बेहतर जानते हैं, मैं भी समझता हूँ, वो टीम को लेके चलता है, लड़ाता है और अपने साथ रखता है सबको। बहुत उसमें अंदर इतना करेज है कि वो सबको लेके चलता है और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग के साथ सबके साथ वो बिहेवियर है उसका। और ये भी बहुत बड़ी वजह है कि उसको कराची में था, ज़ाहिर है इश्यूज़ थे उसके ट्रैवलिंग के, जिसकी वजह से वो नहीं जा सका। लेकिन उनकी टीम अगर पूरी होती तो मैं समझता हूँ इस सीज़न में परफ़ॉर्मेंस इनकी इतनी बुरी नहीं होती। लेकिन क्योंकि उनके प्लेयर्स नहीं थे, उनके साथ प्रॉब्लम रही और उनको मैं समझता हूँ उनको 11 पूरा करना मुश्किल हो रहा है इस वक़्त जो हम्म, उनकी टीम पोज़ीशन है, उनके जो प्लेयर्स उनके पास हैं। स्टार्स देखें स्किन के नहीं है, स्टार्स होते
तो बहुत बड़ा फर्क था। और दूसरी बात आपने जो की, अभी आप कह रहे थे कि क्वेटा के हवाले से एक और बात आपने की थी, जरा मैं थोड़ा सा मिस कर गया हूँ कि आप क्या कह रहे थे? मैं क्वेटा के हवाले से ये बात कर रहा था कि ये टीम पिछले सीजन में टॉप पर फिनिश कर रही थी, इस सीजन अच्छा, में। इसकी 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 देखिए वजह ये थी, उसके पास केपी थे, बिल्कुल उनके पास शेन वॉटसन थे। बिल्कुल। वो शेन वॉटसन वन वन मैन आर्मी है, वो वन हम्म, मैन वो था, वो अकेले मैच जितवाता था। और देखिए शुरू के दो सीजन में तो केपी ने जो जिस तरह का बारी ली, जिस तरह हम्म, बैटिंग की, को जितवाया। अब उस तरह की परफॉर्मेंस करने के बाद आपके पास प्लेयर्स उस तरह के नहीं हो, अहमद शहजाद नहीं है, आपके पास उमर अकमल की प्रॉब्लम हो गई, मिडिल वो ऑर्डर टीम में में नहीं उमर है। अकमल की बड़ी कमी महसूस हो रही है इस बड़ी सीजन। कमी है। अगर देखें आने वाले सीजन में, जैसे मैंने सुना नदीम भाई ने, नदीम उमर ने कहा है कि जी हम टीम को चेंज करेंगे। मैं समझता हूँ कि नदीम उमर को सीरियसली सोचना पड़ेगा, इनके थिंक टैंक को भी देखना पड़ेगा कि अब इनको एक नई सिरे से एक अच्छी टीम बनाएं और अच्छी टीम उतारें, और वो प्लेयर्स को लें जो कि इनके पास अवेलेबल हो हम्म, पूरे सीजन के लिए या हाफ सीजन के लिए, जो भी हो। तो वो उनकी अवेलेबिलिटी देख करके एक अच्छी टीम उतारें, ताकि इनसे बड़ी है कोयटा की टीम से ना, बड़े लोगों को मोहब्बत है कराची वालों को। बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट बता, बिल्कुल सही बहुत बात। लोग पसंद करते हैं कोयटा को, वो नहीं चाहते कोयटा बॉटम पे लगे। देखिए और मैं मैं भी इसमें ना, चाहता हूँ कोयटा, मेरी भी फेवरेट टीम जो है ना कोयटा है पीएसएल की। एक मैं मैं कोयटा आपको को फर्स्ट आपको सीजन मैं से जी जी साहब, एक मैं आपको बात बताता हूँ ना। एक तो सरफराज की मोहब्बत, फिर नदीम उमर भाई की जो मोहब्बत है पूरे कराची वालों के दिल में, वो हो गई। फिर एक जो मोइन भाई से ताल्लुक है, जैसे कराची के ज्यादातर लोग जो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं ना, वो महीने में एक दिन जरूर मोइन भाई के स्टेडियम पे जाते हैं, क्योंकि वहां पे इवेंट्स इतने होते हैं, फेस्टिवल इतने होते हैं, क्रिकेट इतनी होती है, तो ये एक खासी अटैचमेंट है। डेफिनेटली देखें, मोइन भाई का यही तो है ना। और मोइन भाई का आपको पता है कितने लविंग आदमी है, बड़ा प्यार करते हैं सबसे, मीडिया वालों से, दोस्तों से, अपने साथ जो खेले हुए कोलीग से, जूनियर से, सबसे उनका रवैया बहुत जबरदस्त है, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद भी करते हैं। और कोयटा को मैं देखें, वही बात है कि कोयटा को अब सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हमने एक ऐसी टीम बनानी है जो कि हम टॉप पे फिनिश करें अगले सीजन में। तो जाहिर है नदीम उमर सोच रहे होंगे, मोइन खान सोच रहे होंगे कि आगे उनको क्या टीम बनानी है, कैसे लड़के लेने हैं, क्या करना है। तो जाहिर है मैं मेरी तो वेल विशर हूं उनका, और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ, और अपनी जो भी उनकी मेरी विशेष है उनके साथ हैं। और कोयटा हमारी टीम है, और जाहिर है हमारे साथ तो उनका अच्छा ताल्लुक है। तो नदीम उमर भाई की बात की, कितना प्यार करने वाले इंसान है, नदीम उमर हो गए, आजम खान, मोइन भाई, सरफराज, दे आर वेरी गुड। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा साहब, और इसी अच्छे पॉइंट पर शो को एंड करते हैं। लेकिन मेरी तरफ से एक सजेशन है जो मैं ऑनेस्टली जरूर देना चाहूंगा कि कोई हर्ज नहीं है अगर आप उमर एसोसिएट्स के अलावा बाहर से भी प्लेयर्स ले लें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं। तो एक बार ट्राई कर लें, आप लोग भी एक टैलेंट हंट कर लें, जिस तरीके से बलूचिस्तान गए थे, इस तरीके से बिल्कुल पाकिस्तान के दूसरे कोने से, इवन बिल्कुल टैलेंट हंट इंटीरियर करना चाहिए, इंटीरियर बिल्कुल। सिंध से आपको बड़े अच्छे प्लेयर्स मिल सकते हैं। बिल्कुल मिल सकता है और करना चाहिए इनको। कोयटा में, बलूचिस्तान के सूबे में, जैसे कराची किंग्स ने काम किया था, लाहौर कलंदर सबसे जबरदस्त काम लाहौर कलंदर करता है। ऐसे ही बलूचिस्तान को भी चाहिए कि वो वहां कोयटा को भी चाहिए बलूचिस्तान में जाए, और वहां से प्लेयर्स निकालें, टैलेंट प्रोग्राम करें, और पूरा एनर्जी वहां पे भी लगाएं, वहां से प्लेयर्स निकालें, और अपनी जो टीम बनाए अगली बार, वो उन प्लेयरों पे बनाए जो कि उनके पास दो तीन ऐसे यंगस्टर डालें, जैसे शाहनवाज दानी डाला कराची ने, तो ऐसे कोयटा भी एक यंगस्टर डाले अच्छा, और फिर ऐसी टीम बनाए तो देखने का भी मजा, और आपको अच्छा रिजल्ट दे। बिल्कुल जनाब, देखने का भी मजा और अच्छा रिजल्ट है। थैंक यू सो मच सैफ कि अपना आपने अपना टाइम दिया हमें, और बड़ी जबरदस्त आपसे बात हुई, बड़ी अच्छी आपसे बात हुई। इंशाल्लाह फाइनल के बाद आपको फिर जहमत देंगे, आपसे जरूर बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग का इस एडिशन के इख्तिताम पर भी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू बहुत बहुत साहब। बहुत शुक्रिया जनाब। हमारे साथ मौजूद थे सैफ खान, जो कि इस वक्त वेटरन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है खास तौर पर, और इसके साथ साथ पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज के लिए खेल चुके हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट का बड़ा तजुर्बा रखते हैं, ऑफ स्पिनिंग ऑलराउंडर थे। थैंक यू सो मच सैफ। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में आप तमाम दोस्तों से मुलाकात होगी।